ओके। हाँ, इससे पहले वाले दिन में हम क्या कर रहे थे, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बात कर रहे थे। और मैंने आपको एग्जाम्पल कैसे बताया था, मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताया था बैक टू बैक। ठीक है, एग्जाम्पल वन कैसा है कि अगर फोर्स ना कांस्टेंट गिवन है, ऐसा 2i कैप प्लस 3j कैप, अगर इस तरह का एग्जाम्पल हो तो आप आराम से देखो वर्क डन को हम क्या लिखते हैं। वर्क डन अगर मेरे को कभी भी कैलकुलेट करना है, अगर इसका इंटीग्रेशन सही रहा तो ये कंजर्वेटिव है। बिल्कुल, अगर आप वर्क डन लिखना चाहते हो तो वर्क डन के लिए क्या करोगे, एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे। अब ये जो डीएस वेक्टर है, मैंने आपको बोला था कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आप इसको अपने मर्जी से क्या लिख सकते हो, आप इसको अपनी मर्जी से लिख सकते हो dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस डी जेड के कैप, आप इसको अपनी मर्जी से ऐसा लिख सकते हो। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डीएस वेक्टर dx आई कैप dy जे कैप प्लस डी जेड के कैप, तो आप और ये जो फोर्स वेक्टर है, फोर्स वेक्टर को भी ये जो फोर्स वेक्टर है, इस फोर्स वेक्टर को भी क्या लिखा जा सकता है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ये जो फोर्स वेक्टर है, इस फोर्स वेक्टर को भी ऐसा लिखा जा सकता है। मैं किसी भी वेक्टर को उसको कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकता हूं। अब अगर मुझे कैलकुलेट करना है डी डब्ल्यू, अगर मुझे कैलकुलेट करना है डी डब्ल्यू, तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, फोर्स वेक्टर और डिफरेंशिएशन ऑफ f into dx ds। डिफरेंस अभी नहीं, अभी तो नॉर्मल आप मल्टीप्लीकेशन कर दो, एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर सॉल्व कर दो। अब आई कैप का डॉट आई कैप से करोगे तो डी डब्ल्यू का आप ये लिख सकते हो, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस प्लस एफ जेड डी जेड। डी जेड, ये लिखा जा सकता है सर। ये डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन हो जाएगा। अब अगर आपको नेट वर्क डन कैलकुलेट करना है तो आप इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई, और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। अब आप क्या कर सकते हो ना, इसको एज अ फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। कभी भी अगर आपको फोर्स वेक्टर फॉर्मेट में गिवन हो, फोर्स अगर आपको वेक्टर फॉर्मेट में गिवन हो, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, इसको एज अ फॉर्मूला याद कर सकते हो। अब देखो सर, ये एज अ फॉर्मूला कैसे काम करेगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू का मतलब हो गया नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन को आप लिखोगे एफ एक्स, एक्स कॉम्पोनेंट कितना है फोर्स का, तो इस वाले केस में था 2, तो 2 dx इंटीग्रेशन, ये पहला टर्म आ गया। सेकेंड टर्म अगर देखोगे तो वो क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन में आ जाएगा 3 dy। अब z कंपोनेंट तो कुछ है ही नहीं सर, अगर z कंपोनेंट नहीं है तो लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो जो भी लिमिट वो दे, अगर आपको बोला जाए कि पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है 1,1 से लेकर 2,3 तक शिफ्ट हो गया, 1,1 से 2,3 तक शिफ्ट हो गया, तो आप देखो अगर आपने x का इंटीग्रेशन किया है तो 1 से 2 तक लिमिट पुट कर देना, अगर आप y का लिमिट पुट करोगे तो 1 से 3 तक लिमिट पुट कर देना। अब ये सॉल्व किया जा सकता है सर, तो सॉल्व किया जा सकता है, इसका मतलब जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा मतलब कोई भी y और x का रिलेशन होगा, अपने को सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से फर्क पड़ रहा था। अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पता है और हम उसको यूज करके वर्क डन कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो इस तरह के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का और एक एग्जाम्पल कैसा दिख सकता है, कंजर्वेटिव फोर्स का अगर आपको एक और एग्जाम्पल देखना होगा, तो एक और एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि अगर ऐसा कुछ मिल जाए, मान लो फोर्स जो है वो मिल गया 2x आई कैप प्लस 3y जे कैप, मान लो इस तरह से मिल जाए, और ये पूछा गया है कि पार्टिकल को 1,1 से डिस्प्लेस करा के ले जाओ 2,3 तक और फाइंड द वर्क डन, वर्क डन बता दो। तो आप अभी तो जानते हो ना कि स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू जो था उसका वैल्यू था एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, ये स्मॉल वर्क डन है सर। तो अगर नेट वर्क कैलकुलेट करना है, आप नेट वर्क क्या करोगे, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन। नेट वर्क डन एफ एक्स का लिखना है यहाँ पर, एफ एक्स का 2x है, 2x dx इंटीग्रेशन के साथ लिख दिया, एफ वाई का लिखना है 3y dy इंटीग्रेशन के साथ लिख दिया, जेड वाला टॉपिक लिमिट पुट कर दो, तो 1 से 2 का रिलेशन हुआ, 1 से 3 y का रिलेशन हुआ। अब अगर आप देखोगे सर इसको भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना सर, अगर आप इसको भी सॉल्व करते हो मतलब यहाँ से भी वर्क डन कैलकुलेट किया जा सकता है, वर्क डन विदाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ पाथ, विदाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ पाथ।
इंफॉर्मेशन ऑफ पाथ। हमें सिर्फ क्या चाहिए था, हमें चाहिए इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन भी हमें पता है, फाइनल पोजीशन भी अगर पता है और वर्क डन कैलकुलेट कर लिया हमने, इसका मतलब ये फोर्स भी कैसा था सर, तो ये फोर्स भी कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। अच्छा, फिर अब अगर एग्जांपल ऐसा आ जाए सर, तो अगर एग्जांपल 3 ऐसा था, एग्जांपल 3 है, मान लो एफ वेक्टर जो है वो है वाई स्क्वायर आई कैप माइनस एक्स स्क्वायर जे कैप। मान लो अगर ऐसा आ गया, तो नेट वर्क डन जो है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन में एफ एक्स का मतलब यहाँ पर वाई स्क्वायर है, डी एक्स प्लस ये माइनस एक्स स्क्वायर है और ये डी वाई, ऐसा लिखेंगे ना। ये समझ में आ रहा है क्या सबको? हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब अगर आप देखोगे तो नहीं सर होगा। यहाँ पे y है और यहाँ पे dx है सर। हमें बताया गया था कि आप डिफरेंशिएशन तभी परफॉर्म कर पाओगे जब सर, यहाँ का integration वेरिएबल और यहाँ का सॉरी इंटीग्रेशन आप तभी परफॉर्म कर पाओगे जब यहाँ का वेरिएबल और यहाँ का वेरिएबल सेम हो जाए। तो अगर ये बोला गया है कि 1,1 से पार्टिकल को 2,3 तक लेके जाना है, तो सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बता देने से वर्क डन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे सर। हमें XY ये का भी रिलेशन बताना देना पड़ेगा पड़ेगा। कि 1 और 1,1 से 2,3 तक किस पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, किस पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, मतलब y और x में रिलेशन देना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो वर्क डन, यहां पर ये जो वर्क डन है, वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ, या आप लिख सकते हो कि वर्क डन डिपेंड्स ऑन y x रिलेशन। अब ये जो y x रिलेशन होता है इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी या इक्वेशन ऑफ पाथ। तो पाथ का इक्वेशन जब तक आपको नहीं बताया जाए, मतलब पाथ का इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया जाए, तब तक आप ये वर्क डन नहीं कैलकुलेट कर पाते। तो वर्क डन अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर पाथ देना पड़ेगा। मान लो अगर मैंने एग्जाम्पल के लिए ये बोल दिया होता कि लेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये पाथ आपको दे दिया गया है। अब बोलोगे सर हाँ सर अब सॉल्व कर सकते हैं सर, कैसे? वाई स्क्वायर के प्लेस में एक्स पुट कर दो तो यहाँ पर एक्स भी एक्स हो जाएगा, एक्स का वेरिएशन 1 से 2 चला गया, प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू, अब देखो अगर एक्स का वैल्यू वाई स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू वाई टू द पावर 4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर के प्लेस में क्या लिख देंगे, माइनस में वाई टू द पावर 4 डी वाई। अब y का लिमिट कहां से कहां जा रहा है सर, 1 से 3 जा रहा है। अब ये सॉल्व हो जाएगा सर। अब अगर ये सॉल्व हो जाएगा मतलब अब इसमें वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर इसमें वर्क डन अब कैलकुलेट कर पाओगे, इसका मतलब ये पार्ट डिपेंडेंट फोर्स था, मतलब ये वर्क डन पार्ट डिपेंडेंट था। तो ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पार्ट डिपेंडेंट है वो क्या हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। 2 सबको रिस्पॉन्ड करना है। यस सर। 3 यस सर। Yes, sir. 4 यस। ओके Yes, sir. यस सर, यस सर। चलो, तो मैंने आपको ना कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में आपको समझा दिया है, ठीक है। और मैंने ना इसके साथ ही साथ आपको एक रिलेशन भी याद दिलाया था। मैंने आपको रिलेशन क्या याद दिलाया था, कभी भी अगर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पूछे, सिर्फ एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन अगर पूछा जाए तो आप क्या लिख देना, आप लिख देना u फाइनल माइनस u इनिशियल। और कभी भी अगर ये पूछा जाए कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कितना है, इनिशियल माइनस टू फाइनल। u इनिशियल माइनस u फाइनल। और दोनों बातों में ये याद रखना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है सर वो क्या है, वो 0 है। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है ना सर, तो वर्क एक्सटर्नल या वर्क कंजर्वेटिव का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आया क्या समझ में ये बात? यस सर। सबको क्लियर है ना ये? यस सर। ओके। अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है ना, ये आई होप कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सबको समझ में आया है। सबको ये समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा थ्योरी बताऊंगा, शायद थोड़ा मुश्किल लग सकता है, ठीक है। थ्योरी बताऊंगा, थोड़ा मुश्किल लग सकता है, तो थोड़ा ध्यान से कोशिश करना समझने का, ठीक है। नहीं समझ में आएगा उसका भी एक सोल्यूशन बता दूंगा, अगर समझ में नहीं आया तो क्या करना है। लेकिन बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, ठीक है, आप मैथ्स के हो नहीं हो, ठीक है, मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज आप ये कोशिश करना समझने का। हमने क्या बोला, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा लिखते हैं। अभी हमने देखा ना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है
वो u इनिशियल माइनस u फाइनल है। मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखो तो, स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस में du। ये क्या लिख दिया सर? सर आपने ये क्या लिख दिया सर? ये आपने अच्छा नहीं किया सर लिख के। अगर मैं ऐसा लिखूं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो u इनिशियल माइनस u फाइनल है। अगर मैं लिखूं स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो माइनस du लिखा जा सकता है क्या? सर स्मॉल समझ वर्क नहीं डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस ये du कैसे लिख हुआ, सकते। समझ नहीं आया। ये कैसे समझ लिखा नहीं देखो, जैसे फिजिक्स में दो वर्ड यूज करते हैं, डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज Change. होता है, ठीक है, डेल्टा का मतलब चेंज होता है। और मैंने बोलता है डी, डी जब हम यूज, इनफिनिटेसिमल चेंज। इनफाइनाइटेसिमल चेंज, इसको स्मॉल चेंज बोलते हैं क्या? यस Yes. सर। यस सर अगर स्मॉल चेंज रिप्रेजेंट करना है तो डी यूज करते हैं, और बड़ा चेंज रिप्रेजेंट करना है तो डेल्टा यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, अब यहाँ पे क्या है? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट चेंज था, यहाँ पर सिग्निफिकेंट चेंज था। तो इस वाले स्टेटमेंट को आपने ये लिखा था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो माइनस साइंस ऑफ डेल्टा यू है। आपने यही लिखा ना इसको। माइनस क्यों आ गया? क्योंकि डेल्टा यू का मतलब होता यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो अगर मैं बाहर एक माइनस लिख दूं तो ये यू इनिशियल माइनस यू फाइनल बट बन जाएगा। इधर तो u इनिशियल माइनस u फाइनल है ना। हाँ, तो आप इसमें से एक माइनस निकाल दो ना, एक माइनस निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और Yes, यू sir. फाइनल माइनस यू इनिशियल, यही तो डेल्टा है ना यस सर। सर। बट तो बहुत माइनस क्यों निकालेंगे? ऐसा ऐसा फॉर्मेट बनाने के लिए, वर्क कंजर्वेटिव को मैं लिख रहा हूँ माइनस डेल्टा यू, ऐसा फॉर्मेट बनाने के लिए। सर फिर आप तो चाहो तो लेफ्ट साइड में भी हम लोग को माइनस देना पड़ेगा ना। कहाँ बैलेंस कहाँ के कहाँ, लिए। नहीं 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 नहीं, देखो ये इक्वेशन ऐसा लिखा था ना, हमारे पास क्या लिखा है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो है सर यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। मैं इसको नए तरीके से लिखना चाहता हूँ सर, मैंने इसको ऐसा लिख दिया। मैं अगर इस पूरे इक्वेशन से माइनस बाहर निकाल दूं तो यहाँ पर प्लस है, मतलब क्या है? माइनस इंटू माइनस है, एक माइनस बाहर चला गया तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में यू इनिशियल, ये माइनस बाहर चला गया तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में यू फाइनल। यस सर यस। तो ये जो वर्क कंजर्वेटिव है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? माइनस के साथ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और यू Yes, फाइनल sir. माइनस यू इनिशियल। सर इसको तो बचपन से ही हमने सीख लिया था सर, इसको डेल्टा यू बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप वर्क कंजर्वेटिव का वैल्यू लिखते हो तो माइनस ऑफ डेल्टा यू लिखा जा सकता है क्या? बट आप ऊपर du लिखे हो। हाँ, अभी अभी मैं उसको वहां पे आ रहा हूँ। ये वर्क बाय कंजर्वेटिव अगर लिखेंगे तो माइनस में डेल्टा यू लिख सकते हैं ना, ये लिखा ना मैंने, ये मैंने लिखा ना। अब सोचो कि अगर पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो बहुत स्मॉल है, अगर आप ये सोचो कि पोटेंशियल एनर्जी का वो जो चेंज है वो बहुत स्मॉल है, तो अगर बहुत स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है तो स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डी लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर डी है तो वर्क डन भी तो बहुत स्मॉल होगा ना। तो मैंने लिखा स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस साइंस ऑफ स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये स्टेटमेंट क्या है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर मुझे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर लिखना है, स्मॉल स्मॉल वर्क डन अगर मेरे को लिखना है कंजर्वेटिव फोर्स का, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, माइनस साइंस ऑफ डी यू। Yes, sir. नहीं नहीं आ रहा है सर समझ में, ये डेल्टा चलो फिर से बोलिए ना। एक बार फिर थोड़ा से, और थोड़ा एक थोड़ा और सर थोड़ा और क्लैरिटी लाओ सर। ठीक है, थोड़ा और क्लैरिटी लाते हैं, एक बार वापस से देखते हैं। हम क्या क्या जानते हैं सर? देखो तो हमने ये पढ़ा है ना कि एक्सटर्नल एजेंट का अगर वर्क डन कैलकुलेट करना है तो लिख देंगे उसको यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यस और सर। अगर मुझे कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन लिखना u है, इनिशियल माइनस u यू फाइनल। इनिशियल माइनस यू फाइनल, और ये दोनों एक कंडीशन पे चल रहा है सर, जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है सर? जीरो है। जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है तब मैं ऐसा लिख सकता हूं सर, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखो वर्क एक्सटर्न, अच्छा ये जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन था, मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं ना, डेल्टा यू माइनस के साथ Delta U. लिख सकते हैं ना ऐसा? यस सर वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस में डेल्टा यू हो गया सर, ठीक है सर लिख सकते हैं, चलो अच्छा लग रहा है, लिख दिया सर हमने।
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा यू मैंने लिख दिया। क्लियर है? चलो सर समझ में आया। अब मैं बोल रहा हूं कि मैं ऐसा लिखा हूं डी वर्क कंजर्वेटिव, इसका मतलब था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब क्या है? स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अगर कंजर्वेटिव फोर्स का स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट करना है तो अगर यहां पर स्मॉल वर्क डन देखा है तो यहां पर भी तो स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा ना, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर क्या था? अगर आपको अच्छा खासा वर्क डन देखना है तो आप क्या कर दो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को फाइनल पोटेंशियल एनर्जी से माइनस कर दो और एक फॉर्मूला लगा दो माइनस में। तो आप मैंने लिख दिया कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जब एक अच्छा खासा टाइम इंटरवल है तो वहां पर उसका वैल्यू होता है माइनस में डेल्टा यू। लेकिन अगर ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा है या कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन अगर वो बहुत छोटा है तो हम क्या बोलेंगे? अगर वर्क डन छोटा है इसका मतलब क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हुआ होगा वो भी तो बहुत छोटा हुआ होगा ना। Yes, sir. बोल सकते हैं क्या ऐसा? यस सर, अभी अभी समझ में आया क्या सबको? यस सर, Yes, sir. मन में डाउट हाँ रखना सर। ही नहीं है, Yes. एकदम नहीं रखना है मन में डाउट। एक तो मन में पहले से ही बहुत सारे डाउट है, बहुत सारे डाउट मन में कैसे हैं? जैसे सर आगे क्या होगा, कोरोना रहेगा कि नहीं रहेगा, और सर ये पेट्रोल, वर्क डन इंस्टेंटेनियस हो सकता है क्या? ये वर्क डन जो है अगर आप ये देखोगे तो ये इंस्टैंटेनियस ही वर्क डन है। क्योंकि अगर बहुत छोटा सा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं मतलब वो इंस्टैंटेनियस वर्क डन हुआ ना। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कितना वर्क डन हुआ तो छोटा सा चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देख लो तो वो इंस्टैंटेनियस हो गया। ये एक तरह से एवरेज था। अगर आपको एवरेज वर्क डन देखना है तो आप क्या कर दोगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लो। आया क्या समझ में? Yes, sir. अब मैं क्या बोल रहा था कि मन में डाउट नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है सर? एक तो लोग ऐसे ही बहुत भारी मन के साथ ही बैठे हुए हैं। अभी वो कोई सिद्धार्थ शुक्ला था, उसके जाने के गम में पता नहीं लोग बहुत ही खाना पीना भी छोड़ दिया है कुछ लोगों ने। हो सकता है तुम लोग में से भी कोई हो, या नो सर, नो सर। कोई इस बात के नहीं टेंशन सर, इतना नहीं, इतना प्यार नहीं है। सब सर ठीक है। उसने हमें क्या दिया सर, इतना तो क्यों? खाने को ज्यादा वही तो सर, देखा ही नहीं उसको कभी, पता कभी भी नहीं देखा ही नहीं, कोई है ही नहीं, कौन है? पता उसके भी इतना नहीं था रोना कौन है क्या? सर वही ये। सर, पता नहीं वो कौन है। अरे नहीं तो वो मैं देख रहा हूँ ना, वो यूट्यूब वाले और ये वाले लोग पागल हो गए। हाँ सर, सिद्धार्थ वो मिश्रा नहीं। सर सर बॉलीवुड वो उन्हें सेलिब्रिटीज सर भी पागल हो गए हैं। सर अब बॉलीवुड का, मैं बॉलीवुड बोल रहा हूँ, अब न्यूज नहीं देखे थे, अगर खोला था सर क्या हाँ। लव स्टोरी का कहानी दिखा रहा था सर। अरे हाँ, मुझे वही समझ वही नहीं वही आ रहा है। ठीक है। क्या स्टोरी आ रहा है कि इतने लड़कियों को डेट कर चुके हैं सिद्धार्थ शुक्ला। हम बोले कि अब इसकी क्या जरूरत है भाई? ये सर वो मरने पता के बाद नहीं ये सर। दिखाएंगे सर, उसकी आत्मा दिख रही होगी ना इस 10 दिन हाँ बाद, सर, बेचारे इसीलिए। को मरने के बाद भी शांति नहीं मिलेगा। सर न्यूज चैनल आज के पूरा एकदम कैसे बोलूं सर, एकदम फिल्म से टॉप क्लास का वो एकदम सीन उन लोग क्रिएट करते हैं न्यूज को बना लेकर। वही तो देते हैं सर, कुछ भी बना के स्टोरी एकदम जैसे मतलब सर बहुत एक कुछ तो हो दीपक गया है। वही चौरसिया सर। सर, वो तो सर एस्ट्रोनॉट बन वो गया तो था पागल है, स्टूडियो वो तो पे। पागल है। तो आई होप ये वाला पॉइंट अभी तक सबको समझ में आ गया है। यस सर, ये पॉइंट समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर, समझ में आ गया। ओके ओके। अब यहाँ से खेल स्टार्ट होगा सर। ये खेल नहीं था, खेल अब स्टार्ट होगा। ठीक है, ये खेल नहीं था। हमने क्या देखा? हमने ये लिखा कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। मैंने यहाँ पे सी लिख रहा हूँ, ये सर आप कंजर्वेटिव भी फोर्स। ममता बनर्जी बनोगे क्या? खेला हो बे। खेला हो वो नहीं, ममता बनर्जी का भी सही चल रहा था। इलेक्शन से एक दिन पहले तक वो पैरालाइज थी, वो चल नहीं पा रही थी। सर इलेक्शन अगले दिन से भाग गई। तो उसका जो एक्सीडेंट हो गया उसके बाद से उसका। अरे ये लोग बहुत ड्रामा करते हैं यार, ये सारे मिलके ना हमको डैश बना रहे हैं। वो एक अम्मा थी, आप को देखना। पागल बना रहे। यस सर, यस सर। सर इनको वो हिसाब में कौन रखता है सर? मेरी इन चीजों को नहीं दिखता इतना सर। वो सिद्धार्थ के ममता बनर्जी ने कौन दिखता है सर? रिकॉर्डिंग अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, रिकॉर्डिंग चल रही है यार। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को हम क्या लिख देंगे? हम ये लिख देंगे माइनस डी। अब देखो, ये वर्क डन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट dx, फोर्स का y कॉम्पोनेंट dy, फोर्स का z कॉम्पोनेंट dz, ऐसा लिख सकते हैं क्या? स्मॉल वर्क डन को क्या लिखोगे? वर्क डन अगर कभी भी कैलकुलेट करते हो, फोर्स का x कॉम्पोनेंट जो dx, फोर्स का y कॉम्पोनेंट dy, फोर्स का z कॉम्पोनेंट dz, यही तो लिखते हैं ना?
Yes, sir. Yes, sir. तो fx dx fy dy प्लस fz dz मैंने ऐसा लिख दिया। अभी अब हमने देखा था ये मैंने कैसा लिखा था, इक्वल्स टू माइनस डी यू आ रहा है सर। अब मान लिया जाए इफ dy and dz is constant, dy and dz नहीं ऐसा लिख रहे हैं, if y and z is constant, y and z is constant, इसका क्या मतलब है सर? y and z constant, इसका क्या मतलब है? मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो सिर्फ x एक्सिस के अलोंग हो रहा है। अगर y और z कांस्टेंट है, y और z का कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ, मतलब पोजीशन चेंज नहीं हुआ y और z के अलोंग, तो y और z के अलोंग अगर पोजीशन चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सिर्फ x एक्सिस के अलोंग हो रहा है। तो if y and z is constant, तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि dy is equal to 0, क्योंकि dy का मतलब होता है चेंज इन y। अगर y कांस्टेंट है तो चेंज इन y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एंड dz is equal to 0, ऐसा बोल सकते हैं ना? Yes, sir. तो ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 फोर्स का x कंपोनेंट इनटू dx, ये माइनस du के इक्वल आ जाएगा क्या? तो अगर आपको फोर्स का x कंपोनेंट निकालना है तो आप क्या लिख दोगे? माइनस में du अपॉन dx। आप लिख दोगे फोर्स का जो x कंपोनेंट है सर वो आ रहा है माइनस में du अपॉन dx। कब? जब y एंड z कांस्टेंट है। इसका क्या मतलब हो गया? मान लो अगर, अब इसका क्या मतलब है सर कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन होगा कि उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी और x का एक रिलेशन बता दिया, ऐसा उन्होंने बोला। सर ये तो देख के लगता है डिफरेंशिएशन कर दो सीधे, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको उन्होंने बोल दिया कि पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है x² - 3x + 2। तो अगर आपको यहां से फोर्स कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी और x का फंक्शन गिवन है, तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी और x का फंक्शन गिवन, हमने अभी देखा कि फोर्स का x कंपोनेंट जो है वो माइनस में du upon dx. dx है क्या? अब यहाँ Yes. पे y और z है ही नहीं, तो y और z तो कांस्टेंट ही है सर। तो अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है तो माइनस और इसका डिफरेंशिएशन लिख दो। इसका डिफरेंशिएशन क्या है? 2x 2x minus 3. अब फोर्स का x कंपोनेंट कितना आ जाएगा? -2x + 3 फोर्स का x कंपोनेंट आ गया क्या? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब मान लो सर ऐसा नहीं देके, सर अगर ऐसा दे दिया गया होता, तो अगर ये दे दिया गया होता u = x² y + y² z, और ये बोला गया होता कि फाइंड x कंपोनेंट ऑफ फोर्स। मान लो अगर ये बोला गया होता, तो अब जब भी आप फोर्स का x कंपोनेंट फाइंड आउट करते हो, इसका मतलब क्या है? आपने y और z को कांस्टेंट मान लिया है क्या? ऐसी तो स्टार्ट किया था ना? Yes, sir. अगर आपको कभी भी फोर्स का x कंपोनेंट कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पे ऐसा लिखना, ये बोलते हैं डो, इस वाले साइन को क्या बोलते हैं? डो। जैसे d लिखा था ना, वैसे यहाँ पे क्या लिखते हैं? डो। ये हो जाएगा डो u अपॉन डो x। अब ये सही में ऐसा ही बोलते हैं डो, ये ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अपने मर्जी से नाम रखा है। फोर्स का x कंपोनेंट अगर कभी भी कैलकुलेट करना है, इसको हम लिखते हैं डो u अपॉन डो x। अब ये डो का क्या मतलब है सर? इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। सर दो इसको क्या बोलते हैं? दो डो बोलते हैं नहीं, इसको। डो आटे का डो होता है ना? अच्छा वो डोडो जो एक्सटेंड वर्ड था उस टाइप का। हाँ डो। अब ये तो अच्छा बात है कि मैं साउथ का नहीं हूँ। मतलब मैं जब बीटेक में था ना, तो मेरे जो प्रोफेसर थे जो मैथ्स पढ़ाते थे, वो इसको डो नहीं, वो क्या बोलते हैं? डऊ। मतलब वो अगर इसको पढ़ाते एम और इनको यम और यन बोलते हैं। अब वो यम और यन तो चलता है, लेकिन ये वाला भी वो खतरनाक बोल रहे मतलब हैं। स्कूल में थे ना सर, टीचर लोग मतलब समझ में नहीं आता पहले क्या बोलते थे। हाँ तो वैसे ही हमारे भी एक साउथ के टीचर थे। साउथ के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं भाई, बहुत एक से एक पढ़े लिखे होते हैं, खतरनाक सर level के। हमारे भी मैथ्स टीचर थे साउथ से। हाँ नहीं तो टीचर। वो जैसे ये एक्चुअल इसको क्या बोलते हैं? बहुत लोग डेल बोलते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स। बहुत लोग डो बोलते हैं। मेरे वो जो टीचर थे, वो आज मेरे को याद है, अच्छा मैथ्स पढ़ाया था उन्होंने। वो टीचर थे, वो क्या बोलते थे? डऊ। वो बोलते थे फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट फोर्स एक्स कॉम्पोनेंट यू हैव टू फाइंड डऊ यू बाई डऊ एक्स, ऐसा वो बोलते थे। तो अपने को वो सबसे नहीं फर्क पड़ता, अपने को बस ये याद रखना है कि पार्शियल
पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसका क्या मतलब है सर? पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब हो गया? पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया अगर आप x के टर्म्स में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो y एंड z आर ट्रीटेड एज कांस्टेंट। y एंड z आर ट्रीटेड एज कांस्टेंट, ये इसका मतलब हो गया। तो अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए और किसी ने आपसे पूछा कि फोर्स का x कंपोनेंट फाइंड आउट कर लो, तो कुछ नहीं करना है, ये सब भी नहीं याद रखना है, बस आप ये मान लेना अच्छा फोर्स का x कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, मतलब y और z क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर देखो ये y स्क्वायर z, y कांस्टेंट z कांस्टेंट, तो y स्क्वायर z ये पूरा कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो कुछ होगा ही नहीं। यहाँ पर x स्क्वायर y का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो आप y को पहले ही बाहर निकाल दो, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे वो 2 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा। तो फोर्स का x कंपोनेंट माइनस में dou u अपॉन dou x है, तो फोर्स का x कंपोनेंट आ जाएगा माइनस में 2xy। तो अगर इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया तो व्हाट इज द x कंपोनेंट ऑफ फोर्स, तो आप सीधा लिख देते 2yx। आया क्या समझ में? हाँ या ना? अब Yes. मैं बोलूं क्या, मैं आपको बताऊं क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? सर ये जो ये मैंने डो लिखा ना, किसके लिए रिप्रेजेंट करता है उसका? वो पार्टिकल? पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन है। ये सब जो मैंने लिखा ना समझाने के लिए, अगर समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया ना तो सोचना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, लिखना ही नहीं है सबको। अगर ये समझ में आया तो ठीक है सर, समझ में आ गया चलो ठीक है, नहीं समझ में आया ना तो सोचना ही नहीं है। हम मेडिकल वाले हैं, हम ओके मेडिकल सर, वाले, हम ये ओके सब मैथमेटिक्स के पीछे भागेंगे नहीं। हम क्या करेंगे सर, हम सर- सिर्फ ये वाला पॉइंट समझ लेंगे कि सर अच्छा वो वाला सर, कंपल्सरी नहीं है। नहीं नहीं ये कंपलसरी नहीं है, ये मैंने बस ना फ्लो बनाने के लिए एक्स्ट्रा बताया कि ज्ञान। कैसे फ्लो बनाना है। एक्स्ट्रा ज्ञान मतलब कैसे ये लाया गया। मेडिकल का जो स्टूडेंट है वो क्या करेगा, उसको ये सब समझना नहीं है। अगर मैंने वैसे समझाने की कोशिश की थी, अगर तुम्हें लग रहा है कि समझ में आया तो ठीक है सर रखना, नहीं समझ में आया ना तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा यहाँ से स्टार्ट कर लेना। आप क्या याद कर लेना, आप ऐसा नोट लिख लेना कि अच्छा अगर u और x में रिलेशन या u x y z में अगर रिलेशन गिवन है और अगर अपने को फोर्स कैलकुलेट करना है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा। अब जैसे मान लो ये जो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड। मान लो ये बोला गया, आपको बोला गया है फाइंड एफ वेक्टर एट 1,1,1। मान लो ये बोला गया है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा फाइंड फोर्स वेक्टर एट 1,1,1। तो मैं ये पीछे का थ्योरी क्यों याद रखूंगा, मैं सीधा ये याद रखूंगा अच्छा कि फोर्स का एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट करना है सर, फोर्स का एक्स कंपोनेंट तो मेरे को पता है, बस इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, जो भी गिवन है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पार्शियल का मतलब होता है कि अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y और z को कांस्टेंट मान लेंगे। तो फोर्स का x कंपोनेंट अगर आप देखोगे तो वो फोर्स का x कंपोनेंट आपको कितना मिलेगा, तो वो आ जाएगा x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, वो हो जाएगा -2xy। ये सर पूरा पूरा कांस्टेंट है, अगर ये पूरा पूरा कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे 0 हो जाएगा। अच्छा मान लो किसी ने आपको बोला कि फोर्स का y कंपोनेंट निकाल लो, तो फिर से आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे डो अपॉन डो वाई ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड। अब क्या है, एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एज अ कांस्टेंट मानेंगे क्योंकि वाई के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, वाई का डिफरेंशिएशन क्या, तो यहां पर अगर आप सॉल्व करोगे फोर्स का वाई कंपोनेंट जो आएगा वो आ जाएगा, एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट था सर बाहर निकाल दिया, y का डिफरेंशिएशन क्या 1। अच्छा ये माइनस डिफरेंशिएशन करने के बाद ये माइनस भी मल्टीप्लाई करना है। फिर से देखो सर z तो कांस्टेंट है सर बाहर निकाल दिया, माइनस z बाहर चला गया, ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो तो वो 2 टाइम्स ऑफ y हो जाएगा। तो फोर्स का y कंपोनेंट मिल गया क्या, समझ में आ रहा है क्या, यस सर। समझ में आ गया या बहुत डरावना लग रहा है सर? मान लो फोर्स का z कंपोनेंट निकालना है तो एक्स स्क्वायर वाई तो कांस्टेंट मान लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट था, वाई एक तो फॉर्मूले का माइनस, वाई स्क्वायर कांस्टेंट था, z का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो फोर्स का z कंपोनेंट जो है वो माइनस वाई स्क्वायर आ गया। इसका मतलब जो फोर्स वेक्टर आपके पास बन के आएगा ना वो क्या आ जाएगा, -2xy आई कैप माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2zy जे कैप माइनस वाई स्क्वायर के कैप। अब अगर आपको फोर्स वेक्टर फाइंड आउट करना है तो एक्स और वाई और जेड का वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सर आया ही नहीं सर समझ में? इस एग्जांपल में किसी को कोई डाउट है?
कोई है क्या डाउट वाला? सर मुझे बहुत डाउट है सर। सर मेरे डाउ को याद रखना जरूरी है ना, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। बस 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 ये याद रखना है। क्या याद रख लेना है सर? एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं सर फिर से। अब ये जो नोट है वो हर दुकान में नहीं मिलेगा, ठीक है? ये सर नोट क्या ये है? डाउ वर्ड दिया कौन था? अब पता नहीं यार, ये ग्रीक वाले ही होते हैं, ये सब ग्रीक वाले ही चलते हैं। सर एक डाउ टाइम से ना ब्रेड बन जाएगा, ब्रेड से पिज्जा बन जाएगा, हाँ और भी आगे चलते जाएगा। उसके बाद क्या होगा सर? वो डाउट एक्चुअल में वो जो पिज्जा जो वर्ड है वो भी तो इसी से आया ना। वो ऐसे ही बोलते हैं ना कि वो z अगर रेडियस मान लिया जाए तो सिंस ये सर्कल होता है और इसका जो एरिया होता है, इसका वो जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? पाई। Pi. सर वही मेरा डाउट है सर। पिज्जा को हम लोग पिज्जा ट्रायंगल शेप में खाते हैं, पर होता सर्कल में और स्क्वायर बॉक्स में पैक किया जाता है। इतना कंफ्यूजिंग होता है शेप में सर। ये सही है ना? मतलब इसका जो पैकिंग बॉक्स है वो रेक्टेंगल, इसका एक्चुअल शेप ट्राइंगल, और सॉरी इसका एक्चुअल शेप सर्कल, और इसका ये जो है वो ट्राइंगल। मतलब ये पूरा पूरा सोच लो, मतलब कंप्लीट मैच का पैकेज है भाई। एक पिज्जा ले लो, कंप्लीट मैच का पैकेज है। सर इटली वालों ने बनाया। इटली वालों ने बनाया पिज्जा? यस सर। उनका इटली फेमस है ना, उनका इटली इटली पिज्जा वालों का इटालियन सॉस ये फेमस है। ओके, ये डोमिनोज वाले इटली के हैं क्या? नहीं सर, वो अमेरिकन से। वो अमेरिकन है, लेकिन ज्यादा पिज्जा वो लोग खाते हैं यार, अमेरिकन ज्यादा पिज्जा खाते हैं। यस सर। वो लोग ना पिज्जा ही खाते हैं सर। हाँ पिज्जा ही खाते हैं, और उनका कोका कोला इनको इतना अच्छा लगता है ना कि मतलब वो नहाते भी कोका कोला से है, पानी भी वो कोका कोला के जैसे पीते हैं। पानी कम पीते हैं, कोका कोला ज्यादा पीते हैं। यस उनका सर। इसका sentiment जुड़ा हुआ है। खाना इतना सिंपल सिंपल होता है ना, वो मतलब मैश्ड पोटैटो दे दो तो खुश हो जाते हैं वो लोग। सर हम लंच में राइस खाते हैं, वो लंच में पिज्जा खाते हैं। हाँ अभी अभी तुम ये जो कोरोना के कारण जो लोग मरे अमेरिका में, वो क्यों मरे? उनकी फूडिंग हैबिट के कारण। इतना सड़ा कचरा वो खाते हैं, इसलिए वो नहीं सरवाइव कर पाए। यस वी आर लकी। यस सर, हम लोग और मस्त उसमें खाते सबसे बड़ी हमारा गलती है तो ब्रोकली की सर। बहुत घटिया चीज है सर। अब पता नहीं यार, ये ब्रोकली वॉकली मेरे बस का बात नहीं है। मैं तो बोलता हूँ सिंपल दाल रोटी खाओ ना यार, कितना सही है। दाल रोटी चावल। सर आप बोल रहे हैं सर, वो इसका मतलब कुछ नहीं समझते सर। हमें वो फुलिश खाली सर वो कहते हैं यू आर फुलिश क्या यहाँ से दाल जैसे बनाई सर सर। सभी कोर्स खत्म कर लेते हैं। देखो वो बोले या कुछ भी बोल दे, कल्चर वाइज हम जितना स्ट्रांग है ना, अमेरिका वाला मर भी जाएंगे तब भी इतने नहीं स्ट्रांग हो पाएंगे। यहाँ अलग अलग स्टेट चले जाओ भाई, वो एक भिंडी की सब्जी 10 स्टेट चले जाओ, 10 अलग टेस्ट मिलेगा आपको। तो कल्चर वाइज हम जितना स्ट्रांग है इंडिया। इंडिया सबसे पुराना कंट्री आप कह सकते हैं। अमेरिका तो रिसेंटली मतलब कैसे इट वाज लाइक सेटल्ड बाय द पीपल, इट वाज नॉट अ कंट्री ऑफ अ ग्रेट कल्चर ट्रेडिशन। तो है भाई, तुम्हारा खाना अच्छा होगा नो डाउट, लेकिन हमारा खाना भी कोई कम ये नहीं है। वो अलग बात है कुछ कि भी हम हो जाए इंडियन खाने से अच्छा कुछ Variety नहीं है। variety है। वैरायटी वही तो। मतलब स्वीट्स का सोचो ना यार, स्वीट्स का तुम उड़ीसा में मैं आया तो एकदम नया फॉर्म ऑफ स्वीट्स मेरे को मिला। मैं वेस्ट बंगाल जाता हूँ, एकदम नया फॉर्म ऑफ स्वीट मिलता है। राजस्थान वाले लोग एकदम अलग स्वीट्स खाते हैं। तो सिर्फ स्वीट्स में ही इतना वेराइटी है। वो स्वीट्स के नाम पे क्या खाते हैं? वो डोनट, वो भी डोनट हम मुझे लगता मीठे है वड़े, कि मीठे वड़े। कुछ नहीं। अच्छा ये नोट इंपॉर्टेंट है। नोट क्या लिखोगे? नोट लिखोगे कि whenever potential energy as a function of x comma y comma z is given, as a function of x comma y comma z is given, then force vector fx I cap plus fy j cap plus fz k cap is given as fx is equal to minus में दो u upon दो x, fy is equal to माइनस में दो u अपॉन दो y, fz is equal to माइनस में दो u अपॉन दो z। और मैं बोलूं मेडिकल के लिए ना, मेडिकल के लिए आपसे y और z तो पूछते ही नहीं है। बहुत रेयर चांसेस होगा कि वो y और z में जाए। वो आपको क्वेश्चन पता है कैसे देंगे? वैसा क्वेश्चन देंगे, u is equal to 3r square
-4r ऐसा दे देंगे और वो बोलेंगे कि फाइंड द फोर्स। तो r का फंक्शन है, r का फंक्शन मतलब क्या लिख दोगे, बस फोर्स को ये लिख देना माइनस में dou u अपॉन dou r, इसको सॉल्व कर देना, बस वो आंसर हो जाएगा। मतलब वो इतना 3-4 वेरिएबल तो जाते ही नहीं है, वो x नहीं देंगे, वो आपको क्या दे देंगे, r दे देंगे, वो y दे देंगे, ऐसा दे देंगे, लेकिन आपसे वो सिर्फ एक कॉम्पोनेंट पूछेंगे। तो बस आपको एक बार डिफरेंशिएट करें, जो भी वेरिएबल गिवन है उसके टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दो। जैसे यहाँ पर अगर आप फोर्स कैलकुलेट करते हैं इस वाले क्वेश्चन में, तो फोर्स आपको कितना मिल जाता, 3r² का जब आप डेरिवेशन करोगे तो स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो माइनस में 6r हो जाएगा, 4r का जब आप करोगे तो प्लस में 4 हो जाएगा। तो ये फोर्स का इक्वेशन हो गया। आसान है क्या, हाँ या ना, आसान है ना? यस सर। अब फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कहानी मैंने बताई है वो ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है कि रखना है तो रखेंगे, नहीं तो सीधा ये रिलेशन याद रखेंगे सर कि पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इसी का ना जो एक दूसरा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आता है, इसी का जो दूसरा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, जैसे अभी तो क्या था कि पोटेंशियल एनर्जी गिवन था और उन्होंने कैलकुलेट करने को क्या बोला, उन्होंने कैलकुलेट करने को बोला अपने को फोर्स। दूसरा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी होता है, वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। अभी अभी हमने क्या देखा, पोटेंशियल एनर्जी गिवन था और फोर्स कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, F वेक्टर इज इक्वल टू 2x i कैप प्लस 3y j कैप, और ये बोल दिया जाए कि if potential at 1, 1 is equal to potential energy at 1, 1 is 10 जूल, एनर्जी है तो जूल में होगा। if potential energy at 1, 1 is 10 जूल, find potential energy at 2, 3। मान लो ये बोला गया। अब तुम खुद से सोचो, अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, थोड़ा याद करना पड़ सकता है यहाँ पे। इससे पहले वाला क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन होगा क्या, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, बिल्कुल। इससे पहले वाले क्वेश्चन में u गिवन था, f पूछ रहे थे, तो वहां पे क्या करते थे, वहां पे करते थे हम डिफरेंशिएशन। अब f दे के u पूछ रहे हैं तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। क्यों करना पड़ेगा सर, क्योंकि हमने ये देखा था कि स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो माइनस डी यू के बराबर है। तो अगर मैं इधर इंटीग्रेशन लगा दूं और इधर इंटीग्रेशन लगा दूं, अब स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना, कंजर्वेटिव फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इसको जब आप सॉल्व करोगे, माइनस में डी यू का इंटीग्रेशन जब करोगे तो ये u इनिशियल माइनस u फाइनल बन जाएगा। क्या लिख सकते हैं क्या, ऐसा टफ लग रहा है क्या? हाँ ना, कुछ तो बोल दो। टफ लग रहा है सर, सर बहुत मुश्किल लग रहा है सर, कुछ भी नहीं समझ में आया सर। Am I audible? यस सर यू आर। Yes, sir. सर मैं ऑडिबल हूँ तो आप लोग क्यों नहीं ऑडिबल हो? सर ये मैं थोड़ा थोड़ा समझ नहीं पाया, मतलब कैसे हुआ सर? अच्छा थोड़ा कैसे हुआ थोड़ा। सर? अच्छा, Sir, थोड़ा- once more. once more सर, once more देखते हैं। हमने ये देखा था कि नहीं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो माइनस डी यू के बराबर है या नहीं? हाँ सर ये तो रिलेशन जानते देखा है Yes, ना? अच्छा, हैं। यस सर। कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये स्मॉल वर्क डन को क्या लिखते हैं, वर्क डन को तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हो ना, तो कंजर्वेटिव Yes, sir. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ds, ये स्मॉल वर्क डन को मैंने क्या लिखा, कंजर्वेटिव फोर्स इनटू ds वेक्टर इज इक्वल टू माइनस में du, ये लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. अब इधर भी लगा दो इंटीग्रेशन, इधर भी लगा दो इंटीग्रेशन, ये टोटल वर्क डन है या नहीं? तो टोटल वर्क डन हुआ ना। Okay. और इसको मैं ब्रेक करके ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, फोर्स का x कॉम्पोनेंट dx प्लस फोर्स का y कॉम्पोनेंट dy प्लस फोर्स का z कॉम्पोनेंट dz। मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इक्वल टू माइनस ऑफ डी। जब आप डी का इंटीग्रेशन करोगे, डी का मतलब स्मॉल चेंज इन u, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ऐसा हो जाएगा क्या, माइनस डेल्टा u इंटीग्रेशन करने के बाद। Yes, sir. क्या बोल रहे हो सर? हाँ सर, छोटे छोटे चेंज को मिला के बड़ा चेंज हो गया। छोटे छोटे चेंज को मतलब छोटा छोटा चेंज इज इक्वल टू बड़ा चेंज, मतलब 1-2 रुपए का चेंज मिला के बड़ा चेंज हो गया। आया क्या समझ में वो? Yes, sir. Yes, तो sir. ये जो एक्सप्रेशन है वही तो मैंने लिखा, fx dx इंटीग्रेशन प्लस fy dy इंटीग्रेशन प्लस fz dz इंटीग्रेशन
इक्वल्स टू डेल्टा यू का मतलब हो जाएगा, अब माइनस के साथ अगर लिखोगे तो वो हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। इसी को हमें क्या करना है, यूज करना है। अब ये तो मैंने ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड तुमको बता दिया है, ये तो मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड तुमको बता दिया है, तुमको इतना याद ही नहीं रखना है। तुमको क्या याद रखना है, तुमको तो ये याद रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन गिवन है सर सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो फोर्स हमारे पास पता है, फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट पता है, फोर्स का वाई कॉम्पोनेंट पता है, और 1,1 का बता दिया, मतलब इनिशियल पोजीशन का बता दिया, और 2,3 का कैलकुलेट करना है। अब देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये सब अगर तुम नहीं भी याद रख रहे हो ना, तो तुमको याद क्या रखना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है सर। स्कूल कॉलेज के एग्जाम में कभी नहीं आएगा ये सर। स्कूल कॉलेज के एग्जाम में पोटेंशियल एनर्जी कल वाले क्लास तक जितना बताया ना, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, उतना ही आएगा। ये प्योरली कॉम्पिटिटिव के लिए है। आज मैंने जितना कुछ भी बताया है वो प्योर कॉम्पिटिटिव के लिए है, वो स्कूल कॉलेज के एग्जाम में नहीं पूछेंगे। तो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या था कि अगर पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, अगर पोटेंशियल एनर्जी गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, फोर्स, तो पोटेंशियल एनर्जी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट मिला, पोटेंशियल एनर्जी को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो पोटेंशियल फोर्स का वाई कॉम्पोनेंट मिला। जेड कॉम्पोनेंट तक तो पहुंचते ही नहीं है, वो एक वेरिएबल देंगे, मेडिकल के एग्जाम में एक वेरिएबल देंगे, बस डिफरेंशिएट करके सॉल्व करके आंसर लिख देंगे। अब उसका उल्टा सोचो, इस बार उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला कि फोर्स ले लो और एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी ले लो, तो आप मेरे को 2,3 का पोटेंशियल एनर्जी बता दो। ठीक है सर, अपने को ये रिलेशन याद रखना है, अपने को ये जो डेरिवेशन है ये कैसे आया, कहां से आया नहीं सोचना है, कहां से आया कैसे आया नहीं सोचना है, आप इसको एज अ फॉर्मूला याद रख लो। क्या फॉर्मूला है सर, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है, इंटीग्रेशन में एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन में एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन में एफ जेड डी जेड, और ये इक्वल हो जाएगा u इनिशियल माइनस u फाइनल के। अब एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन देखोगे, अगर आप ये जो क्वेश्चन है उसमें देखो उसका वैल्यू कितना है, एफ एक्स का वैल्यू है 2x, तो एफ एक्स के प्लेस में रख दिया 2x dx इंटीग्रेशन प्लस एफ वाई का वैल्यू देखो, अगर आप एफ वाई का वैल्यू देखोगे तो 3y, तो यहाँ पे रख दो 3y dy, एज तो कुछ है ही नहीं, इनिशियल वैल्यू मतलब 1,1 का जो पोटेंशियल उन्होंने बताया वो बता दिया उन्होंने 10 का, और उन्होंने बोला कि कैलकुलेट करो कहां पर 2,3 का कैलकुलेट करो। अब इसको सॉल्व कर लो ना, 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, x dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 1 से 2 तक, प्लस 3 कॉमन था बाहर निकाल दिया, यहां पर हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2, 1 से 3 तक इक्वल्स टू 10 माइनस यू एफ। अब सॉल्व करते हैं सर, कैसे सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू पुट कर लो, x के ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 माइनस 1 पहला टर्म ये आया, प्लस 3/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगा 9 का 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 9 माइनस 1 ये कितना हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 8 4, तो ये 8 ये 4 12 हो गया ये, और यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस यूएफ, ये यूएफ को उधर भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस, ये जब इधर आएगा तो 4 माइनस 1 यहाँ पे कितना हो गया 3, यहाँ पे 3 हो गया, और ये हो जाएगा माइनस में 9 माइनस 1 8 4 12, तो जब आप सॉल्व करोगे तो यू फाइनल का वैल्यू मिल जाएगा क्या, -5 जूल्स। आया ही नहीं आया समझ में, यस सबको सर, समझ में आया क्या, मैं ये दोबारा नहीं बताऊंगा, तो आज ही समझना है। कुछ भी अगर डाउट लग रहा है पूछो। 2 तरह के प्रॉब्लम मैंने आज कराए, अगर पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोर्स गिवन है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, उल्टा हो गया क्या, हाँ फोर्स गिवन है पोटेंशियल एनर्जी कैसे, दो क्वेश्चन। अब इसमें 2 लेक्चर और लूंगा मैं, इसमें आपके 2 लेक्चर और लूंगा, एक लेक्चर में पढ़ाऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम और दूसरा लेक्चर में पढ़ाऊंगा पावर, 2 लेक्चर और लूंगा, फिर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम वाला जो चैप्टर है वो खत्म कर दूंगा। अब मैंने मेरे एंड से खत्म किया है, आप जब तक इसके 100-200 क्वेश्चन 1000-2000 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर लेते तब तक वो आपके एंड से खत्म नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो कि सर मेरे एंड से भी खत्म करना है मेरे को, तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी वो जो 3 दिन की जो गैप मिलेगी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा का पूरा एलन मटेरियल सॉल्व कर लो और डाउट पूछो। सिर्फ गिने चुने 2-3 लोग हैं जो डाउट पूछ रहे हैं, अगर आप डाउट नहीं पूछ रहे मतलब आप एलन का मटेरियल सॉल्व नहीं कर रहे। 11th में इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको क्लास में ही सॉल्व करवा दूं एलन मटेरियल,
थोड़ा मुश्किल होता है 11th में, थोड़ा सिलेबस भागता है, सिलेबस थोड़ा ज्यादा होता है 11th में। 12th में आपको मैं एलन मटेरियल क्लास में भी सॉल्व करवा दूंगा। सबको यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? या सर घर भागने की जल्दी है? तो घर में ही तो है। अच्छा घर में ही तो है सर। अच्छा ठीक है, चलो फिर एंड करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू तो सर। अच्छा, 27 को Thank you, देखते हैं। sir. थैंक यू।